मैं पंकज शर्मा सभी बच्चों का एक बार फिर से फिजिक्स वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो लेक्चर एटॉमिक फिजिक्स का वीडियो लेक्चर नंबर 12 है। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने हाइड्रोजन परमाणु में कुल ऊर्जा की गणना करी थी। उसमें हमने गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों की व्याख्या कर ली थी। आज इसके आगे बढ़ाते हैं। दोनों के समीकरण हमने फाइंड आउट कर लिए थे। एक बार मैं और आपको समझा देता हूँ। ये नाभिक, इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की स्पीड है Vn। इलेक्ट्रॉन जिस कोश में गति कर रहा है उसकी त्रिज्या है Rn। ठीक है, तो बोर की प्रथम अभिधारणा से गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आया था। चाहो तो आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देख लेना बेटा। K इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर अपॉन 2Rn। इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया गया था वहां पर। इसको आप ध्यान रखना, ये आगे चल के काम भी आएगा। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया K इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर अपॉन 2Rn। इसके बाद में आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश होता है -e, और ये नाभिक है। नाभिक अगर हम मान लेते हैं कि ये यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक जेड है। ठीक है, ये जो तत्व है वो जेड परमाणु क्रमांक का है। अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो जेड इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नाभिक में जो आवेश होगा वो कितना होगा बेटे, जेड इंटू ई। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है UN इक्वल टू KQ1Q2 अपॉन RN। RN का मतलब है nवें कोश की त्रिज्या। तो इसको सॉल्व करके ये जो फॉर्मूला आया था वो क्या था, पोटेंशियल एनर्जी को UN भी लिखा जाता है और P डॉट E भी लिखा जाता है। तो मैं इसको U इससे डिनोट कर रहा हूँ। यहाँ पर आपने वैल्यू पुट करी तो Q1 की जगह ZE, Q2 की जगह -E अपॉन RN। तो फॉर्मूला आया -K इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर अपॉन RN। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक पहुंच चुके थे। ठीक है, अब इसके आगे की बात करेंगे। तो बेटा देखिए, आप जानते ही हैं कि कुल ऊर्जा किस तरह से ज्ञात की जाती है। 11th क्लास में आपने सीखा था कुल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कर लेंगे तो क्या आ जाएगी, कुल ऊर्जा आ जाएगी। तो इस बात को यहाँ लिखेंगे। कुल ऊर्जा की गणना के लिए, कुल ऊर्जा की गणना के लिए समीकरण 1 व समीकरण 2 का योग करने पर, ठीक है, तो अतः nवें कोश में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, nवें कोश में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, तो बेटा क्या लिखेंगे, En इजिकल टू काइनेटिक एनर्जी nवें। इस n का मतलब यहाँ पर वो है कोश की संख्या से मतलब है यहाँ पर। ठीक है, जैसे E1 है तो ये प्रथम कोश में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रथम कोश में इलेक्ट्रॉन की कुल गतिज ऊर्जा प्लस प्रथम कोश में इलेक्ट्रॉन की कुल स्थितिज ऊर्जा। तो एक कोई जनरल इक्वेशन आ गई है nवें कोश की। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से मान रख दे, KZE स्क्वायर अपॉन 2Rn प्लस UE का मान कितना बेटा, -K इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर अपॉन Rn। यहाँ से एलसीएम ले लीजिए तो En इजिकल टू आ जाएगा, एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पर 2Rn है, यहाँ पर Rn है, तो कितना आ जाएगा 2Rn। 2Rn से 2Rn कैंसिल आउट हो गया एक बार, ऊपर क्या बचेगा KZE स्क्वायर। ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, यहाँ पर 2Rn और यहाँ पर Rn, तो आप भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर 2KZ इंटू ई स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, En इजिकल टू माइनस ये KZE स्क्वायर और यहाँ पर 2KZE स्क्वायर, तो KZE स्क्वायर अपॉन 2Rn। ठीक है, इसे ब्रैकेट में लिख देंगे। ये आ गया समीकरण नंबर 3। आपको जो जो चीजें ध्यान रखनी है वो कौन कौन सा, एक तो इक्वेशन नंबर 1 ध्यान रखना है, इक्वेशन नंबर 2 ध्यान रखना है और इक्वेशन नंबर 3 ध्यान रखना है। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आया कैसे, ये बोर की प्रथम अभिधारणा से।
बोर की प्रथम अभिधारणा mv² इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो इस आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो mv² इज इक्वल टू के ZE² अपॉन आर, या n लिख देंगे तो यहाँ पर भी nn आ जाएगा, यहाँ पर me 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसा प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ये आ जाता है। ये बेटा फॉर्मूला से आया के Q1 Q2 अपॉन आर से, दोनों चीजें आ गई, दोनों को ऐड कर दिया तो कुल ऊर्जा आ गई। आगे चल के इसका यूज मैं बताऊंगा, अभी फिलहाल यहाँ तक इसको ऐसे के ऐसे आपको लिखना है, पहले बेटा इसको नोट कीजिए। अभी हमने निकाला nवें कोश में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, जिसका फॉर्मूला आया En इज इक्वल टू -k इंटू जेड इंटू E² अपॉन 2Rn, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 3 नाम दिया। अब अगर आप इस समीकरण में ध्यान से देखें, ये तो जेड है, के यहाँ पर कांस्टेंट है, जेड यहाँ पर परमाणु क्रमांक है, हाइड्रोजन परमाणु की बात करेंगे तो जेड इक्वल टू 1 आ जाएगा। ई यहाँ पर आवेश का क्वांटा है, तो कांस्टेंट होता है, ठीक है, संख्या है, और Rn यहाँ पर कोश की त्रिज्या है। कोश की त्रिज्या जानते हैं आप, ये अगर नाभिक है तो प्रथम कोश, ये द्वितीय कोश, इस तरह से आपको कोश की त्रिज्या बढ़ती जाती है। अब यहाँ से आगे बढ़ाते हैं, तो देखिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन वाला पोर्शन है, आराम से आप देखिए। चूंकि हम जानते हैं कि nवें कोश की त्रिज्या, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एक तो वेग का फॉर्मूला आपको अल्टीमेटली, आपको फाइनली फॉर्मूला तो पता होना ही चाहिए, जैसे वेग का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और त्रिज्या का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, याद करना है बेटा आपको। तो त्रिज्या का फॉर्मूला हमें पता है, क्योंकि हम जानते हैं कि nवें कोश में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या Rn इज इक्वल टू, अगर क्लास में होते तो मैं आपसे पूछता, मैं खुद नहीं लिखता इसको, आपसे पूछता, और मुझे पूरा विश्वास है आप नहीं बता पाते। कुछ ही बच्चे बता पाते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे नहीं बता पाते। मैं भी 12th में पढ़ता तो मैं भी नहीं बता पाता था, 2 दिन में कैसे बता पाते, पूरा साल लग जाता है इनको सीखने में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको नहीं लगेगा, आप अच्छे बच्चे हो, आप सीख जाओगे। तो बेटा nवें कोश में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय, nवें कोश में त्रिज्या Rn इज इक्वल टू होता है, खुद सोच के देख रहा है कि आप बता पाए या नहीं बता पाए, आपको खुद को आइडिया लग जाएगा। L² / Z एप्सिलॉन नॉट h² अपॉन पाई me इंटू E²। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल ठीक है। तो ये Rn इज इक्वल टू होता है n² / Z एप्सिलॉन नॉट h² पाई me इंटू E²। क्या करेंगे, Rn का यह मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे Rn का मान समीकरण 3 में रखने पर, रख दो, इसको हटा देते हैं। तो बेटा मान रखा, तो En इज इक्वल टू क्या आया, अब यहाँ से मैथमेटिकल कैलकुलेशन पूरी स्टार्ट हो जाएगी, फिजिक्स तो यहाँ पर खत्म हो चुकी है। तो Rn की वैल्यू n² / Z इंटू एप्सिलॉन नॉट h² पाई me इंटू E²। n को और h को अलग अलग डिफरेंस रखना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहाँ आप n लिख रहे हो, कहाँ h लिख रहे हो। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो En इज इक्वल टू, देखिए -k ZE² अपॉन, इसका मल्टीप्लाई करा अंदर, 2n² एप्सिलॉन नॉट h² अपॉन Z इंटू पाई इंटू me इंटू E²। आगे सॉल्व करा बेटा, देखिए इधर En इज इक्वल टू -k Z इंटू E² इंटू, अब ये ऊपर चला जाएगा, ये पूरी इक्वेशन कहाँ आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। तो Z पाई me इंटू E² अपॉन, ध्यान दीजिए, 2n² एप्सिलॉन नॉट h²। क्या मेरी बात समझ में आई? En इज इक्वल टू, बेटे यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो k की जगह k, z और z² हो जाएगा, k z², E² और E² e की पावर 4, क्या बचा, पाई me अपॉन 2 की जगह 2 n² एप्सिलॉन नॉट
एच स्क्वायर। इसमें किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, अल्टीमेटली बात तो बराबर रहेगी, मल्टीपल में चल रहा है ना। हाँ जी, बहुत गजब की बात यहाँ पर, k का मान आपको पता होना चाहिए, k इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मान रख देंगे बेटा। तो देखिए मैं यहाँ पर मान रख रहा हूँ, k का मान अगर मैं रखूंगा तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा बेटा, यहाँ पर समझने वाली बात ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। k का मान मैंने रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर वाली इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो माइनस जेड स्क्वायर ई की पावर 4 पाई एम ई, लेकिन नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 4 8 पाई एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर। अब जो जो चीजें कट जाए उनको काट लीजिए, तो इस पाई से ये पाई कट गया, ठीक है बेटा। तो क्या बचेगा, ई एन इज इक्वल टू, हमेशा जेड और एन को पहले लिख लो और नियतांकों को ब्रैकेट के अंदर रखो, तो जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, ई की पावर 4 इंटू एम ई अपॉन, बेटे एन स्क्वायर बार आ गया 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, नोट करो यहां तक। इसके बाद यहां पर बताएंगे आपको, आप भी इसको एक बार रफ में खुद प्रैक्टिस करा करें, ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ देख लें, पलंग पे लेटे लेटे देखते रहो और सोचो कि हम सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको खुद को भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा, पेन चलाना पड़ेगा। ऐसे कोई कथा थोड़ी ना मैं वाच रहा हूँ, क्या बस केवल सुनते रहो गुरुजी क्या कह रहे हैं, इसको आपको खुद को भी सॉल्व करना है। तो यहाँ तक पहुंच गए, ई एन इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ई की पावर 4 एम ई अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर। ध्यान देंगे यहाँ पर, तो ब्रैकेट के अंदर सब नियतांक है, ई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 एम ई, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 8 कांस्टेंट, ठीक है ना, मैथमेटिकल नंबर है। एप्सिलॉन नॉट वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ये भी कांस्टेंट। एच प्लांक स्थिरांक, ये भी कांस्टेंट। इन सबकी वैल्यू अगर पुट करेंगे तो एक मान आएगा जिसे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो एक बात लिखते हैं यहाँ पर, उपरोक्त, इस समीकरण की बात कर रहा हूं, उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है, उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन की, बेटे आराम आराम से पढ़ा रहा हूं मैं, कोई फास्ट नहीं पढ़ा रहा, आजकल वीडियो भी थोड़े छोटे इसलिए कर दिए हैं क्योंकि अगर ज़्यादा बड़े वीडियो होंगे तो फिर ऐसा तो सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए अब थोड़ा छोटे छोटे, एक दिन में जितना आप सीख सको उतना ही मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ये मान के चलो कि आधे घंटे का वीडियो क्लास 1 घंटे के बराबर का है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर तो केवल मुझे ही लिखना पड़ता है, वहाँ पर तो आप लिखते थे, यहाँ पर मैं कंटिन्यू लिख रहा हूँ, इसलिए ये मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो छोटा हो गया तो पर्याप्त मिल रहा है आपको। अगर आप कंटिन्यूटी रखोगे तो आप पूरी चीज़ सीखोगे, फिजिक्स में आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना, बस आप कंटिन्यूटी बना के रखें। तो क्या लिखा मैंने यहाँ पर, उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा n पर, बेटा n क्या है यहाँ पर, n यहाँ पर संख्या है जिसे मुख्य क्वांटम संख्या भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा n पर निर्भर करती है, n पर निर्भर करती है, ठीक है, तथा उपरोक्त नियतांकों के, तथा उपरोक्त नियतांकों के मान रखने पर, अब इन नियतांकों के मान रखेंगे तो क्या होगा, मान रखते हैं, एक काम करता हूं मैं यहाँ पर डायरेक्ट मान लिखने के बाद की कंडीशन ही बताता हूँ आपको, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, मैंने सब मान रखा, इसको सॉल्व करा तो बेटा आया जो आपको डायरेक्ट रखना है 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल, ये याद रख सकते हो आप, ठीक है। इतना सॉल्यूशन करने से बढ़िया है इसको याद रख लो, 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल। कोई बच्चे के नहीं सर याद नहीं होता तो कोई बात नहीं, बादाम खाओ याद हो जाएगा। 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल याद करना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। जैसे टेबल याद करने पड़ते थे, पहाड़े याद करने पड़ते थे, ऐसे आपको बीच बीच में इनके वैल्यू याद रखना पड़ेगा कि इस स्टेप के बाद में क्या आएगा, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, या तो फिर इनको सॉल्व कर लो, ठीक है ना। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 की पावर 4
1.9.1 इंटू 10⁻⁻31, ऐसे सारा सॉल्व कर लो या फिर इसको याद रख लो, ठीक है। जूल में आ गया ये, तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो ई एन इज इक्वल टू हो गया माइनस जेड एन स्क्वायर 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ये इक्वेशन आ गई, इसको आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है बेटा। हम जानते हैं कि यहाँ पर जो एनर्जी आई है वो जूल में है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जो परमाणुीय स्तर की जो ऊर्जा होती है उसे कभी भी जूल में नहीं मापा जाता है, ठीक है। इसे काय में मापा जाता है, देखो सबका अलग अलग तरीका होता है मापने का। तो यहाँ पर जो परमाणुीय स्तर की जो ऊर्जा होती है इन्हें इलेक्ट्रोवोल्ट की कोटि में मापा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि इसको आप जूल में मापोगे, तो आपको यहाँ पर जूल को कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में। पहले यहाँ तक का नोट कीजिए, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इसको रफ कर देते हैं, ये वैल्यू काम आएगी हमारे परमाणु स्तर की ऊर्जा को जो जूल में आई है यहाँ पर, उसे इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट कैसे करेंगे तो देख लीजिए आप। ये मैंने पहले भी बताया है आपको, दोबारा देखिए। जूल को इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट, इसको उल्टा लिख देते हैं। इलेक्ट्रोवोल्ट में अगर आपको दे रखा है और आप जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और जूल में दे रखा है और इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। इसको आप हमेशा ध्यान रखें, चाहो तो अपनी कॉपी के टॉप में लिख लेना। इलेक्ट्रोवोल्ट में आपको दे रखा है एनर्जी, उसे आप जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जो ई की वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और जूल में दे रखा है और इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भाग लगा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, तो पहले एक लाइन लिख लेते हैं। चूंकि परमाणुीय ऊर्जा एटॉमिक एनर्जी, चूंकि परमाणुीय ऊर्जा को जूल के स्थान पर फेयर कॉपी में ये लिखना नहीं, कॉपी के टॉप में लिख लेना, ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए है। जूल के स्थान पर ईवी, ईवी का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रोवोल्ट, इलेक्ट्रोवोल्ट में व्यक्त किया जाता है, इलेक्ट्रोवोल्ट में व्यक्त किया जाता है। तो अतः ई एन इजिकल टू क्या आ जाएगा, माइनस जेड स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू 2.18 इंटू 10⁻⁻18। ये जूल है, इसको इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो, जूल को इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो भाग लगा लोगे किसका, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का। तो भाग लगाने पर क्या आएगा, माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू, बेटा इसका पूरा कैलकुलेशन करोगे, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये आएगा 13.6, ठीक है 13.6। और मात्रक क्या आएगा, इलेक्ट्रोवोल्ट। अब आपको ये ध्यान रखना है, इसमें रफ कर दिया, सारी कहानी यहाँ पर रफ कर दी। जो मुद्दे की बात ध्यान रखनी है वो ये कि nवें कोश में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का जो फॉर्मूला आया वो आया, एक तो समीकरण 1 2 3 तो ध्यान रखना ही है आपको, लेकिन ये वाला फॉर्मूला भी ध्यान रखना है। En इजिकल टू माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। बात क्लियर है। अब देखिए बेटा, यहाँ पर आप हाइड्रोजन परमाणु की मैं बात करूंगा, तो यहाँ बताता हूँ। पहले हाइड्रोजन परमाणु की बात करूंगा तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z इजिकल टू 1, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए En इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट अपॉन माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट। शायद आपने ये 11th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, nवें कोश की कुल ऊर्जा माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है बेटा। देखिए इधर हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कोश की बात करूंगा, हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहे हैं यहाँ पर। प्रथम कोश के लिए कितना होता है, n इजिकल टू 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, E1 इजिकल टू आ जाएगा माइनस 13.6 अपॉन 1 स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट, यानी कहने का मतलब E1 इजिकल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये ध्यान रखना होगा आपको। द्वितीय कोश के लिए
द्वितीय कोश के लिए n इजिकल टू कितना, n इजिकल टू 2। तो E2 इजिकल टू क्या अर्थ हो गए, E2 इजिकल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर, तो इसका जो स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 13.6 अपॉन 4, तो भाग लगाओगे तो आ जाएगा 3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये भी आपको याद रखना है। ऐसे आपको 5 कोश तक तो ध्यान रखना ही होगा। तृतीय कोश के लिए n इजिकल टू 3, तो बेटा n इजिकल टू 3 कहने का मतलब E3 इजिकल टू -13.6 अपॉन 3 स्क्वायर, यानी E3 इजिकल टू -1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो प्रथम कोश की ऊर्जा हुई -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये नेगेटिव क्यों आया ये अगले वीडियो लेक्चर में पूरा बताऊंगा, नेगेटिव के पीछे का रीजन, इसके पीछे का लॉजिक समझाऊंगा आपको। लेकिन अभी ये मैथमेटिकल चल रहा है तो मैथमेटिकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ मैं अभी। तो बेटा यहाँ तक का फॉर्मूला पूरा डेरिवेशन करने के बाद यहाँ तक आए, यहाँ से इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करा, यहाँ तक पहुंचे। ये जेड हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहे हैं तो जेड इजिकल टू 1 यहाँ तक पहुंच गए हाइड्रोजन परमाणु के लिए। तो हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कोश के लिए n इजिकल टू 1, तो ये एनर्जी आई -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। सेकंड के लिए -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट, थर्ड के लिए -1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट, फोर्थ के लिए आपको ध्यान रखना होगा, मैं डायरेक्ट लिखा रहा हूँ, अब आप समझ गए होंगे। 4 का स्क्वायर करोगे E4 इजिकल टू होता है -0.85 इलेक्ट्रोवोल्ट और E5 इजिकल टू होता है -0.54 इलेक्ट्रोवोल्ट। ऐसे आप बढ़ते जाओगे और अंतिम जो कक्षा आएगी अनंतवें कोश की ऊर्जा, ध्यान दीजिए, -13.6 अपॉन अनंत का स्क्वायर, किसी भी संख्या में अनंत का भाग लगा दोगे तो क्या आएगा 0। और अनंत कोश की जो ऊर्जा होती है वो मैक्सिमम होती है। ध्यान दो बेटा, इधर ये -13.6 है तो नेगेटिव में संख्या छोटी होती है तो ये छोटा है, सबसे मिनिमम वैल्यू ये है। फिर इससे थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी यहाँ पर आई, थोड़ी और ज्यादा एनर्जी यहाँ पर आई, और ज्यादा एनर्जी यहाँ पर आई, ऐसा एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो अंतिम कोश की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, वो शून्य होती है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना आपको, ये नेगेटिव एनर्जी आ रही है, नेगेटिव के पीछे का रीजन मैं आपको बताऊंगा। अब इसके बाद आता है ऊर्जा स्तर। क्या आएगा, ऊर्जा स्तर। तो प्रथम कोश का ऊर्जा स्तर, द्वितीय कोश का ऊर्जा स्तर, इस तरह से चलेगा, ये ऊर्जा स्तर है। तो यहाँ पर ये n इजिकल टू 1 -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, फिर सेकंड के लिए -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट, फिर थर्ड के लिए, तो थोड़ा सा और यहाँ बना देते हैं, ये n इजिकल टू 2 -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट, थर्ड के लिए क्या आ रहा है बेटा, ये थर्ड के लिए आ जाएगा n इजिकल टू थर्ड, फोर्थ के लिए आ रहा था 0.85, इस तरह से बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये ऊर्जा स्तर है। प्रथम और द्वितीय में जो गैप आ रहा है, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप आ रहा है ये बहुत ज्यादा है, ये 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। इसके बारे में बहुत डिटेल में अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। अब आज क्या करना है आपको, हाइड्रोजन परमाणु में कुल ऊर्जा का आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा एक बार। पहले आप गतिज ऊर्जा निकालिएगा, वो कैसे निकली थी, वो बोर की प्रथम अभिधारणा से निकला था। बोर की प्रथम अभिधारणा का आपने लॉजिक लगाया, mv² अपॉन r इजिकल टू k(q1 q2 अपॉन r²), तो वहां से ये फाइंड हो गया था। इसके बाद में स्थितिज ऊर्जा कैसे निकली थी बेटा, k(q1 q2 अपॉन r), उन दोनों को ऐड करा था तो कुल ऊर्जा आ गई थी। कुल ऊर्जा की पूरे डेरिवेशन को बढ़ाया तो आ गया था। और उसके बाद में एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जूल को इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1.6 × 10⁻⁻19 से भाग लगाया। तो आज आप केवल E1 E2 E3 E4 E5 तक अच्छे से पढ़िएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अगले वीडियो लेक्चर में नेगेटिव कैसा है ये बताऊंगा और ऊर्जा स्तर के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।